स्पेशली जो है वो, ठीक है, लिवर डिजीज स्पेशली जो होती है उनके लिए जो है वो ये यूज की जाती है स्पेशली। और डिफरेंट फ्लूइड लेना हो बॉडी से, और इस तरह की जो सारी फ्लेबॉटमी जो है ये यूज की जाती है। इस तरह ये सारी जितनी भी डिजीज मैंने लिखवाई हैं, सिकल सेल एनीमिया होता है बेसिकली। सिकल सेल डिजीजेस और भी हैं, जरूरी नहीं है कि सिकल सेल एनीमिया ही एक डिजीज है, इसके अलावा भी बहुत सारी डिजीज है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास पोलिकैथीमिया वीरा ये है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है पोर्फीरिया, इसको बेसिकली पोर्फीरिया बोलते हैं, जो पीएच या फे की आवाज देता है, ठीक हो गया। उसके बाद नॉन अल्कोहलिक फैटी एसिड डिजीज, ये सारी डिजीज हैं जो कि अगर आप कहें तो मैं आपको पढ़ा दूंगी, अदरवाइज आप खुद भी एक दफा गो थ्रू कर सकते हैं कि होती क्या है बेसिकली। मतलब किस तरह करें कि इनके बारे में ना इंट्रोडक्शन आपको दी, इनकी डेफिनेशंस जो है ये बेसिकली क्या होती हैं, ये शायद असाइनमेंट ले हैं। 2 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, वो नोट कर लिए आपने आमना? 2 क्वेश्चंस आमना जो मैंने दिए हैं वो नोट कर लें। एक तो ये जो डिजीज है, 3 चारों पांचों 5 है, इन 5 के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ये डेफिनेशन या इनका इंट्रोडक्शन, इनका जस्ट इंट्रोडक्शन जो है वो आप लोगों ने सब लोगों ने स्टडी करना है। स्टडी करके आपने असाइनमेंट के थ्रू लिख के मुझे देना है। हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद अब डिफरेंट टाइमिंग के टेस्ट होते हैं। फिर बॉटमी में क्या होता है कि जो टाइमिंग, डिफरेंट टाइमिंग के टेस्ट होते हैं। मैं अब आपको एग्जांपल दूँ। एक पेशेंट है, उसने हमारे पास क्या करना है, ये 2 टेस्ट हैं। अगर किसी को शनाख्त हो तो बता सकते हैं कि ये किसके लिए यूज किए जाते हैं। If you are biochemist, okay. Fasting blood sugar, good. It's fasting blood sugar and it's random blood sugars. अब फिलबॉटमिस्ट को पता होना चाहिए कि जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो कैसे लेना है और रैंडम कैसे लेना है। अब अक्सर लोग आते हैं आपके पास, वो ना मुंह खाने हार मुंह आते हैं। अब हम क्या करें कि उनको कहें कि अब आप जाएं और जाके खाना खा कर आए, ठीक है। अब एक फिलबॉटमिस्ट उसको क्या कहेगा, अब स्टोर्स पे, ये जो मेडिकल स्टोर्स हैं उन पे मोस्टली जो है वो ग्लूकोज के डिब्बे जो हैं वो मिलते हैं, ग्लूकोज मिलता है। अब क्या करते हैं हम लोग कि फास्टिंग ब्लड शुगर जब लेते हैं तो हम उसका सैंपल लेते हैं, कितना, 3 cc। 3 cc जो है वो हम इसका सैंपल लेते हैं, ml भी कह सकते हैं, cc भी कह सकते हैं। 3 cc जो है वो हम इसका सैंपल ले लेते हैं। लेने के बाद उस सैंपल को हम रेड बॉयल में डालते हैं। अब नहीं, 3 cc, 1 cc बेटा किस चीज के लिए लिया जाता है? 1 cc में हो जाएगा, 3 cc लेते हैं। अब ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल की, डिफरेंट हॉस्पिटल डिफरेंट लेते हैं, जरूरी नहीं है। डिफरेंट नहीं, डिफरेंट, मेरी बात एक सुनिए। कभी भी किसी लैब में जाएंगे, उनकी अपने टर्मिनोलॉजीज होंगी, वो वाइल्स अपनी यूज करेंगे। पाकिस्तान में पाकिस्तान में डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट वाइल्स यूज किए जाते हैं। अब मैंने 2 हॉस्पिटल्स में जो है मैं रही हूँ, उन 2 हॉस्पिटल में इसमें वो कोई और सैंपल लेते थे, और दूसरे जहाँ पे मैंने सेकंड में किया, वो जो सैंपल हम इसमें लेते हैं वो सैंपल वो येलो में लेते हैं। तो इसमें वाइल्स का सिर्फ अपनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं हॉस्पिटल्स की। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो एग्जैक्ट जो रेंज पाकिस्तान में बोलेगी तो वही चल रही। हर हॉस्पिटल में उनकी अपनी टर्मिनोलॉजी, हर हॉस्पिटल में उनकी अपनी वाइल्स हैं। वो कुछ किसी वाइल में ले रहे हैं तो कुछ किसी वाइल में ले रहे होते हैं, ठीक है। अब येलो भी होती हैं, ब्लू होती हैं, पर्पल है, पर्पल ये ब्लू है, पर्पल है, रेड है और येलो, ठीक है। व्हाइट भी होती हैं। तो उनकी अपनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, और ब्लड लेने का भी अपना होता है। 3 cc आप लें, ठीक है, क्योंकि ग्रीन भी। अच्छा, हसन आपने कहाँ से किया है ये कोर्स इससे पहले?
तो फिर आपको कैसे पता? नॉलेज कैसे है, कहाँ से आप ऐसे पुख्ता नॉलेज दे सकते हैं कि यहाँ से ही ऐसे ही होता है? फेवरेट सब्जेक्ट तो यूट्यूब से अगर आप पढ़ना शुरू कर देंगे ना बेटा, तो फिर आप इस तरह होगा कि आप फिर बंदे ही मारेंगे। ठीक है, 1 सीसी नहीं लिया जाता, 3 सीसी लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि सैंपल को हमने क्या करना होता है, उसका हम लोगों ने लेना होता है कि हमने उसका सीरम लेना होता है। ठीक है, और उसके थ्रू हम लोगों ने सैम्पलिंग उसकी करनी होती है। तो सीरम जो है वो 1 सीसी से कितना सीरम आएगा, आप खुद बता दें, कितना सीरम निकलेगा? वो सीरम जो है वो आपकी वाइल में उसमें आएगा, ट्यूब में। वो इतना थोड़ा सा होता है, इतना थोड़ा सा कि वो तो साथ में उसके जो ब्लड क्लॉट भी अंदर आ जाते हैं। जब आप लोग टेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो वो ब्लड क्लॉट भी अंदर आ जाते हैं, उतना कम होता है, इतना लो लेवल का होता है। तो वन मैम सी असल में इस तरह वन है सीसी कि वो बेटा, टेंथ से लगती है यूट्यूब से ना। आप ना देखना करें, यही तो मिस्टेक्स हैं। यूट्यूब से देखना होता तो मैं ये कोर्स ही ना करवाती। हम जब फील्ड में आते हैं ना, जब हम जाते हैं, तब हमें पता चलता है। तो यूट्यूब की चीजों से परहेज करें, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी सारे बच्चे, ये गलत चीजें हैं। वो आपको 1 सीसी बता रहे हैं, 1 सीसी से सीरम कितना निकलेगा खुद बताएं, सीरम कितना निकलेगा? उसमें थर्ड पार्ट सीरम अम, होता है, थर्ड पार्ट। तो मुझे बताया कि वन बिल्कुल। सीसी में 0.25 अगर सीरम निकल रहा है, तो वो आपका सीरम प्रिक होगा पूरा? सीरम आएगा वो ट्यूब आपकी उसमें? कैसे आप आरबीसी निकालेंगे? कर जाएंगे ना फिर। तो वो आपके आरबीसी, वो जो आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स है ना सारे, वो ब्लड के जो क्लॉट्स होते हैं, वो जो नीचे बैठ जाते हैं क्लॉट्स, वो भी साथ ही आ जाते हैं। और जब अंदर आते हैं तो फिर क्या होता है कि वो सारा सैंपल ही आपका मिस हो गया। ठीक है, उसको बिल्कुल मैम। डिस्कार्ड करना पड़ता है, फिर हम पेशेंट को दोबारा बुलाएं, फिर पेशेंट को दोबारा सैंपल लें। तो उससे बेहतर है कि हम उसका ब्लड उतना ले लें कि जिसमें उसका इजीली जो है वो सैंपल हो जाए। यूट्यूब पे जो बातें बताई जाती हैं, अगर मैंने पढ़ाना हो तो मैं आपको गूगल से पढ़ा लेती, मैं आपको यूट्यूब से पढ़ा लेती। ठीक है, मुझे बहुत बुरी ये चीज लगी कि आप लोग यूट्यूब से देख के कह रहे नहीं 1 सीसी लेना है। 1 सीसी, सीबीसी का सिर्फ हमने कोई सीरम नहीं लेना होता। सीबीसी जो है ना सिंपल, वो ब्लड में से ही हम लोगों ने करना होता है। शेकर में उसको डाले, शेकर में थोड़ा सा उसको हमने शेक करवाना है। ठीक है, थोड़ा सा। उसके बाद हमने क्या करना है कि वाइल जो है, अगर इतनी है, इतनी सी हमने वो लेना होता है, क्योंकि इसमें तो रिएजेंट्स पहले से होते हैं। हमने इतना सा लेना होता है। ठीक है, इतना सा, इतना सा। ठीक है, तो इतना सा लेना होता है, उससे भी हो जाती है वो, क्योंकि हमने ब्लड लेना। सीरम तो अगर इतने से में हो तो बताएं मुझे कि सीरम ऊपर इतना सा होगा, जरा सा। ये देखिए इतना सा है, तो सीरम जो इतना सा होगा, तो वो जो इतना थोड़ा सा सीरम है, उसमें तो क्लॉट भी ब्लड के आ जाएंगे। मैंने खुद इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए हैं, और मेरे साथ हुआ ऐसा कि ब्लड के क्लॉट निकल आए साथ ही, और वो सारा डिस्कार्ड हो गया। फिर पेशेंट की लिस्टें निकाली और उसको फोन किया और पेशेंट को दोबारा बुलाया। तो मैं ये आप लोगों को अवॉइड करूंगी बच्चों, जो रेंज आप लोगों को प्रैक्टिकली आप लोगों ने खुद फील की है, उसी रेंज में ब्लड लें, 3 सीसी में लें, ताकि आप लोग को पेशेंट को दोबारा बुलाना ना पड़े, क्योंकि बार बार प्रिकिंग करने से भी ना लॉस होता है पेशेंट का। ठीक है, और कीमती सरमाया है, ये ब्लड तो बहुत कीमती होता है। अच्छा जी, सीबीसी के लिए 1.5 सीसी जो है ये मस्ट होता है, 1.5 के लिए। और अगर आप दूसरे टेस्ट कर रहे हैं, जिस तरह ये शुगर, जो हमें बताया गया है हर जगह पे, जो मैंने हर जगह पे, मैं 3 to 4 प्लेसेस पे मैं कर चुकी हूँ। ठीक है, और अभी करंटली मैं अपॉइंट हो चुकी हूँ कायद आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, लेकिन अब मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो वहां पे भी जो उनकी डोमेन्स थी, उन्होंने भी इतना ही बताया था, हर हॉस्पिटल में इतना ही। अगर या तो इतना 2.5 सीसी या फिर 3 सीसी जो है वो आप लोग शुगर के लिए लें टेस्ट। और उसके बाद रैंडम जो ब्लड शुगर है और फास्टिंग ब्लड शुगर। अब जो रैंडम है वो कैसे लेना है? फास्टिंग में तो आप निहार मुंह ले लेते हैं। जो रैंडम होता है उसमें क्या करना होता है कि आपका जो है कह लें कि ग्लूकोज, हम उनको वैसे अगर करंटली अगर वो कहें कि हम कुछ खा पी लें, मोस्टली तो यही कहा जाता है जूस पी लें, आप कुछ खा लें इस तरह वगैरह वगैरह। लेकिन जो हम लोग करते हैं अक्सर, वो ये होता है कि क्विक सर्विसेज के लिए हम उसको ग्लूकोज डाल के पानी में, ठीक है, वो घोल के तो वो पिलाते हैं, और 1 घंटे बाद उसका जो है ना, 1 घंटे बाद सैंपल ले लेते हैं। ठीक है, फॉर क्विक सर्विसेज, ताकि पेशेंट को वेट ना करना पड़े रैंडम के लिए। और उसके बाद उसका सैंपल हम लेते हैं और वो फिर
टेस्ट होता है। ये सारी चीजें जो हैं ये बड़ा ख्याल रखना पड़ता है फिलबॉटमी में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ठीक है। इसके अलावा और आप लोग भी कोशिश करें कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन करें, किसी लैब को ज्वाइन करें, लेकिन आप लोग प्रैक्टिकली खुद इन चीजों को लेकर चलें। डोंट यूज यूट्यूब, वहां पे कुछ अथेंटिक और सही बातें नहीं बताई जाती जिससे लॉस हो सकता है। और मेडिकल फील्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सेंसिटिव फील्ड है। अच्छा, उसके अलावा कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं बच्चों जिसमें हम लोग 8 से 12 घंटे जो है ना, 8 से 12 घंटे जो है वो मोस्टली वेट करना पड़ता है। 8 से 12 घंटे बाद सैंपल लेना होता है पेशेंट का दोबारा। कुछ इस तरह के भी हैं, मतलब डिफरेंट इसमें ना टेस्ट हैं और डिफरेंट उनकी टाइमिंग है, ये सारा कुछ। अच्छा जी, ये तो सारा था अबाउट फिलबॉटमी, कैसे करना है, प्रिकिंग कैसे करनी है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि इसमें क्या था, मैं देख लूं। हाउ टू प्रिक अ सैंपल, ठीक है, हाउ टू प्रिक। हाँ जी, हाउ टू प्रिक अ सैंपल। किसी ने कभी सैंपल प्रिक किया? किसी का? किसी ने कभी सैंपल प्रिक किया? नो मैम। अच्छा जी, सारा ने किया जी। सारा कैसे प्रिक किया? मैम वो लैब में स्लाइड प्रिपेयर करने के लिए ना किया था, वैसे नहीं किया। अच्छा, तो कैसे किया? मैम वो प्रिक कर लिया। यस मैम, वो तो हमने भी किया था स्लाइड प्रिपेयर करने के लिए। अच्छा, जो आप लोगों ने किया था ना उसको हम लोग कहते हैं ब्लड ग्रुप के लिए। ब्लड ग्रुप के लिए ब्लड ग्रुप के लिए वो एक छोटी सी प्रिकर होता है, ठीक है। उसको आपके तो ऐसे करके, ठीक है, ऐसे यहाँ से हम लोग वो प्रिकिंग नहीं होती। वो शॉर्ट, वो बड़ी माइन्यूट सी प्रिकिंग है। ब्लड प्रिकिंग बेसिकली जो हमारी सैम्पलिंग सैम्पलिंग बोलते हैं जिसको हम सैम्पलिंग सैम्पलिंग जो है वो हम लोगों ने कैसे करनी होती है। सैम्पलिंग अगर अभी कोई बच्चा अपना करे तो मैं अगर आप लोगों को बताऊं, सिरिंज के जरिए या उसके जरिए फिलबॉटमी बटरफ्लाई के थ्रू किस तरह प्रिक किया जाता है, वो जो आप लोग करते हैं वो आप ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट के लिए जो है वो प्रिकर के थ्रू वो आप लोग प्रिक करके ब्लड ग्रुप कर लेते हैं। अच्छा, ब्लड ग्रुप कैसे करते हैं ये आपको पता है सबको? यस आप मैम, चलो एक स्लाइड पे ना 3 ड्रॉप्स ब्लड के ले लेते हैं, फिर वहां पे सीरम डालते हैं। ए बी और डी सीरम होता है, उनको कहते हैं। वो 3 ड्रॉप्स क्या होते हैं, उनका नाम क्या है? क्या मैम? वो 3 ड्रॉप्स क्या है? चलिए आपका प्रैक्टिस आपके असाइनमेंट में आज असाइन कर देती हूँ 5 मार्क्स की। आपकी 2 असाइनमेंट्स है ना, मैं आपको 4 असाइनमेंट दूंगी। आपकी 20 मार्क्स की असाइनमेंट है, मैंने आपको 4 असाइनमेंट्स देनी है, 5 मार्क्स की एक असाइनमेंट जिसके आपके मार्क्स इंक्लूड होंगे फाइनल में, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 1 नोट करें सारे लोग, ये ग्रुप में मैं शेयर कर देती हूँ, ठीक है। नंबर 1, राइट द एक्सपेरिमेंट ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। इसका आप अपरेटस लिखेंगे, ठीक है, और इसमें आप रेजेंट्स के नेम लिखेंगे जरूर। बच्चों, चीजों को ना आप ऊपर से नहीं गुजारा करें। जिस तरह भी आप कह रहे स्लाइड ली, उस पर हमने 3 ड्रॉप डाल दिए। 3 ड्रॉप किसके डाले पता है आपको? मैम वो एंटीबॉडीज होती है ना। हाँ जी, एजेंट्स जो हैं वो क्या कौन से थे, उन वो विद कलर, उनको विद कलर आप लोगों ने बताना है, ठीक है। वो हमारे पास ए बी और डी होती है। अच्छा चलिए, ये मैं क्यों बता रही हूँ आप लोगों को, आप लोगों ने खुद करना है। अच्छा जी, उसके बाद प्रोसेस इसका लिखना है, प्रोसीजर। ये जी आपका 5 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का, ठीक है। और आप लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट जो है लिखना है, और गूगल पेस्ट नहीं करना, मुझे पता चल जाएगा। हैंड रिटन में पेज के ऊपर इस तरह लिखना है, लिख के आप लोगों ने पीडीएफ में अपना नाम, टीचर नेम, ठीक है, और अपना जो है बैच सारा लिख के तो फिर आपने सेंड करना है। कोर्स कोड, कोर्स टाइटल मस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये आपके असाइनमेंट होगी।
अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ हाउ टू प्री। अभी आप लोगों को दिखाया गया जब वो अभी जब वेन दिखाई है ना। अच्छा बच्चों, वेन जब आप फील करते हैं ना, फील का मतलब होता है वहां पे टच करके फील करना कि वेन जो है वो आपको फील हो रही है कि नहीं। जब तक आपको वेन नहीं फील होगी, कुछ वेन्स ऐसी होती हैं जो उभरी हुई नहीं होती, ये बात याद रखनी है। कुछ वेन्स जो कि उभरी हुई नहीं होंगी, जो विल नॉट शो ऑन सरफेस ऑफ स्किन। स्किन की जो सरफेस है उसके ऊपर शो नहीं होंगी आपको। ठीक है, आप उसको हाथ लगाएंगे, आपको लगेगी तो थी सही कि हाँ वेन है, ठीक है, लेकिन आपको ऊपर से नजर नहीं आएगी। आपको ऐसा लगेगा ऊपर से बिल्कुल प्लेन है और अंदर से तो अंदर से फील हो रही है कि है। तो बच्चों आपने वहां से भी ब्लड प्रिक कर लेना। जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ उसी। अब हमारे पास ना दो तरह की वेन्स नजर आ रही होती है। ये बात अभी आप एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। दो तरह की वेन्स हो रही होती हैं। एक वो वेन होती है वो काफी मोटी होती है, काफी बड़ी मोटी सारी होती है, और वो स्लिपी होती है। स्लिपी समझते हैं, स्लिप कर रही होती है, स्लिपी होती है। आप उसको हाथ लगाएंगे ना तो वो आपकी स्किन के अंदर ना इधर उधर खुद ही घूम रही होगी, ऐसे ऐसे आप हाथ लगाएंगे ना, वो आपके फिंगर के नीचे आएगी नहीं। यानी वो अपनी जगह पे फिक्स्ड ही नहीं होगी, स्लिपी होगी, कहीं इधर स्लिप कर जाएगी इधर। कभी भी उस वेन से ब्लड नहीं लेना आपने। वो बेशक मोटी होगी वेन, ब्लड से भरी हुई होगी, ग्रीन भी होगी, सारा कुछ होगा, लेकिन वो क्या होगा, क्या आपने वो स्लिप कर रही है। अब वो स्लिप कर रही है जो अपनी जगह पे, वो टिक ही नहीं रही, तो आप उसमें से ब्लड लेंगे तो क्या होगा, ब्लड बाहर निकल जाएगा, सिरिंज के अंदर ब्लड आएगा ही नहीं। ठीक है, ब्लड जो होगा वो सिरिंज के अंदर नहीं आएगा, ब्लड बाहर निकल जाएगा। अक्सर मैंने इंटर्निस्ट जो थे उनको यही करते देखा है। इंटर्निस्ट जो होते हैं, जो पहली दफा सैंपलिंग करने आते हैं, तो वो क्या कर रहे होते हैं, वो गर्ल्स और बॉयज, मैंने उनको खुद देखा कि वो जो वेन ऊपर से उभरी हुई होती है ना, वो स्लिप नहीं कर रही होती, स्लिप कर रही होती है इधर उधर, इलास्टिक टाइप होती है। वो समझते हैं कि ये मोटी सारी है, इसमें से अब ब्लड काफी ज्यादा, तो मैं इसी में से प्रिक कर लूं। तो वो जब सिरिंज डालते हैं तो एक तो खाम में बेचारे पेशेंट के अंदर सिरिंज का वो सुराख होना खाम में, और उसका ब्लड बाहर निकल आता है, लेकिन ब्लड सिरिंज के अंदर नहीं जाता। ठीक है, वो प्रेशर में होती है इस टाइम। तो इस तरह की वेन से आपने ब्लड बिल्कुल भी नहीं लेना। आपने वो लेना है जो कि अपनी जगह पे, आप उसको हाथ लगाएं तो आपकी फिंगर के नीचे बिल्कुल पॉइंट पे आए, जहां पे आप फिंगर को फील कर रहे हैं। फील का मतलब होता है ऐसे करके फील करना चीज को। ठीक है, अगर तो वो आपकी हो रही है, ठीक है, आ रही है, तो आपने वहां से उसका ब्लड लेना है, अदरवाइज आपने दूसरी में से ब्लड नहीं लेना। बेशक आपको ऊपर शो हो रही है या नहीं हो रही, यही तो एक टेक्निक है। फिलबॉटमी की सबसे मुश्किल टेक्निक ये है कि वेन को फाइंड करना, और ऊपर नजर ना आती हुई वेन को भी फाइंड करके उसमें से ब्लड लेना। और अक्सर पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्किन कलर और वेन का कलर सेम होता है, बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, फिर आपको पहचान करने में मुश्किल हो रही होती है कि स्किन कौन सी है और वेन कौन सी है। ठीक है, और अक्सर फिर बच्चे जो होते हैं न्यू, वो क्या करते हैं कि पेशेंट के जो है ना वो स्किन में ही डाल देते हैं, और वो फिर एक्स्ट्रा ब्लड लॉस और पेशेंट का। तो इन चीजों का आपने लोगों ने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। ये रिस्क जो होते हैं ना, ये रिस्क फैक्टर मैं बता रही हूँ। ठीक है, ये लिख लिया आपने, मैं ये लिख लूं। आप बोलते भी नहीं है बच्चों। नहीं लिखा। हाँ जी, ये 2-3 फैक्टर्स हैं। ग्लव्स का इस्तेमाल करना जरूरी है। ठीक है, ग्लव्स का इस्तेमाल, मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी है। हैंड सैनिटाइज करें। कोरोना में तो जब शुरू में मैं कर रही थी पिछले साल, अप्रैल में मार्च में, तब तो बहुत मसले थे उस वक्त, तो हम फिर हैंड सैनिटाइज ही करते 2 मिनट बाद। ओवरकोट। हैंड सैनिटाइज करने हैं, वॉश रखने अपने। ठीक है, और वो ग्लव्स उतारने का तरीका भी होता है बच्चों। ग्लव्स को कभी भी सीधे नहीं उतारना आपने, उंगलियों से पकड़ के खींच के। ग्लव्स को आपने उल्टा उतारना है, उल्टा। ग्लव्स को उल्टा उतार के उसकी बैक साइड अंदर चली जाए, जब उतारे तो उसकी ऊपर वाली साइड अंदर चली जाए जो बाहर थी, बाहर वाली अंदर चली जाए और अंदर वाली बाहर आ जाए, और फिर उसको आपने डिस्कार्ड कर देना। ठीक है, और सिरिंज इस्तेमाल करके उसको
इमीडिएटली डिस्कार्ड करना है, Supplied syringe. इमीडिएटली डिस्कार्ड करना है, ठीक है। और डिस्कार्ड करने के बाद अच्छा उसके अलग-अलग सेपरेट बॉक्सेस जो होते हैं लाइशों के वहीं पे फेंकना है। तो जो रुई कॉटन वगैरह यूज हो जाती है वो सारी। अच्छा अब मैं आपको ये जो रिस्क फैक्टर थे इसका तो आप लोगों को ख्याल रखना चाहिए, लैब कोट्स यूज करें, लैब कोट्स मस्ट यूज करें। अगर गर्ल्स हैं तो अपने बालों को जो है वो अपने हेयर्स जो हैं, ठीक है, वो अपने कवर रखें, हेयर्स कवर होने चाहिए आपके फुली, हिजाब कर लें जो भी करें, हेयर आपके नजर ना आए, कवर हो फुल, ठीक है। और ये सारी चीजें जो है ना ये रिस्क फैक्टर थे और प्रिकॉशंस, ठीक है, इनका ख्याल रखें। अच्छा हाउ टू प्रिक का सैंपल, कॉटन बड्स का पता है, उनके ऊपर अल्कोहल लगा होता है, पैड होते हैं छोटे छोटे इस तरह के, ऐसे अल्कोहलिक स्ट्रिप्स होती हैं, अल्कोहलिक स्ट्रिप्स या अल्कोहलिक स्ट्रिप्स, ठीक है, अल्कोहलिक स्ट्रिप्स होती हैं या कॉटन होती है। कॉटन जो होती है वो अल्कोहल के अंदर डिप की होती है कॉटन, ठीक है, सिंपल कॉटन को डिप किया होता है। जो जरा हाई स्टैंडर्ड के हॉस्पिटल्स लैब्स हैं उनमें अल्कोहलिक स्ट्रिप्स होती हैं, ठीक है। और वो अल्कोहलिक स्ट्रिप से हम लोग क्या करते हैं, पहले उस एरिया को, जो एरिया होता है उसको साफ करना होता है। अल्कोहलिक स्ट्रिप लेनी है, सिरिंज लेनी है या बटरफ्लाई लेनी है, ठीक है, वायल लेनी है, ठीक है, जो आपने यूज करनी है। अच्छा वायल हो गई और उसके बाद क्या चीज होनी चाहिए, टॉनिकेट या जो भी वायर होती है, प्लास्टिक वायर जो भी, Vessels. ठीक है, टॉनिकेट हो गया, प्लास्टिक वायर हो गया, ये चीजें भी आपने ले लेनी है। अच्छा टॉनिकेट बांध लेना है अपने ऊपर थोड़ा सा, यानी जिस जगह पे आप ले रहे हैं उससे कोई 4 उंगलियां ऊपर बांधना है टॉनिकेट। जिस जगह से आपने ब्लड लेना है उससे 4 उंगलियां ऊपर टॉनिकेट बांधना है, समझ रहे हैं, बाजू पे बांध रहे हैं या हाथ पे बांध रहे हैं तो 4 उंगलियां अपनी ऐसे करके, ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो आपने 4 उंगलियां करके ऊपर तो टॉनिकेट बांध लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो आपकी वेन होती है उसको अपने अच्छे से पिल्प कर लेना है, पिल्प करके आपने वहां से सिरिंज के थ्रू ब्लड लेना है, वहां को पहले उसको साफ करना है अल्कोहलिक स्ट्रिप से। फिर आपने क्या करना है, ये सिरिंज अगर आप लोगों को नजर आ रही है या नजर नहीं आ रही, आ रही है, क्लियर नजर नहीं आ रही ना, इसकी वो नोक तो नजर ही नहीं आ रही आप लोगों को। इसको मैं कैसे दिखाऊं, फोकस नहीं आ रहा उसके ऊपर। अच्छा आप लोग ना यहाँ पे देखेंगे इस सिरिंज जो है इसका एक छोटा सा हिस्सा जो है वो खुला होता है, मुंह खुला होता है। सिरिंज का जो मुंह होता है वो खुला हुआ होता है। कोई भी सिरिंज आप लोग अगर शॉप से मंगवा के ना घर में जरा चेक करनी है आपने कि उसका जो मुंह है ना ऊपर से वो खुला हुआ होगा, ठीक है। जो ओपन मुंह है ना उसको आपने यहाँ से पकड़ना है, जो उसका ओपन है ना उसको आपने यहाँ से पकड़ना है, ओपन वाली साइड पे यह ऐसे पकड़ना है। ये इसका जो मुंह है ना खुला है ऊपर से, इस वाली साइड से, यानी जो खुला हुआ उसका मुंह होगा वो ऊपर की साइड होगा और बाकी वो नीचे की साइड। उसको यूं पकड़ लेना है आपने और यूं पकड़ के आपने इसका सैंपल लेना है, यानी आपने उसके अंदर वेन के अंदर इसको डाल देना है। अब उससे पहले आपने क्या करना है, इसकी ऐसे करके एक दफा चेक कर लेना है कि इसके अंदर कोई गैस या हवा या कुछ इस तरह की चीज तो नहीं थी, ठीक है, जो कि ब्लड को खींचने में रुकावट महसूस करे। फिर आपने स्लो उसको ले लेना है, यानी जितना आपने ब्लड चाहिए उतने मुताबिक आपने उसको खींच लेना है, ठीक है, इंजेक्शन को। अब भी ये मैं आपको करके तो दिखाती, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगी कि कोई लड़की हो जब मेरे पास या कोई पर्सन, तो मैं आपको ना सैंपल जो है वो लाइव लेके दिखाऊं, ठीक है। तो ये जी सारा जो है वो क्या है,
अब इसके बाद क्या करना होता है, प्रिक करने के बाद, प्रिक में नेक्स्ट में करवाऊंगी, अभी मेरे पास फिलहाल तो वैसा पर्सन नहीं है, नेक्स्ट में प्रिक करके दिखाऊंगी आपको। अच्छा, अब एक चीजों का याद रखना है आपने कि जो वाइल्स होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट वाइल्स होती हैं, ठीक है। यानी ब्लू होती है, रेड होती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की वाइल होती हैं, डिफरेंट टेस्ट के लिए यूज की जाती हैं। मोस्टली जो मैंने यूज किए हैं, या अगर मैं फैसलाबाद एरिया की बात करूँ तो 4 टाइप्स की हमने यूज किए हैं, येलो, रेड, ब्लू और पर्पल, ठीक है। ये हमने वाइल्स यूज किए हैं। सीबीसी के लिए हमेशा पर्पल यूज कर की जाती है, और रेड जो है वो स्पेशल केमिस्ट्री के लिए या शुगर टेस्ट वगैरह के लिए यूज की जाती है। अच्छा, अब ये इनकी काफी साइंस है, ये मैं आप लोगों को, ये अगर मैं समझाऊंगी तो समझने से तो नहीं आएगा, तो मैं आप लोगों को ना एक चार्ट दे दूंगी, आप लोग उस चार्ट को याद करिए, ठीक है। चार्ट दूंगी एक छोटा सा, उस चार्ट को आप लोगों ने याद कर लेना है सब लोगों ने, क्योंकि ये याद करने से ही आएगा, समटाइम भूल जाते हैं। तो ये था जी सारा फिलबॉटमी का प्रोसेस, और उसके बाद सैंपल कलेक्शन हो जाती है, और फिर सैंपल कलेक्शन के बाद वो जो है फर्दर जो है वो लैब्स को दिया जाता है। उसके अलावा कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं जो सिर्फ बड़े बड़े कुछ बड़े इंजेक्शन भी होते हैं, जिस तरह फ्लूइड वगैरह है, वो फ्लूइड हम लोग इंजेक्शन में लेते हैं, वो लेते हैं हम लोग जिस तरह बैकबोन से अगर हम लोग ले रहे हैं फ्लूइड, तो वो इंजेक्शन के अंदर ही रहता है, वो स्पेशल टाइप के इंजेक्शन होते हैं उनके अंदर ही रहते हैं, ठीक है। और उसी तरह ही वो सैम्पलिंग, उसके लिए छोटे छोटे बॉक्स भी होते हैं, छोटे छोटे बॉक्स भी होते हैं। यानी अगर हम लोग यूरन की देखिए डिब्बियां छोटी छोटी, अगर यूपीडी, जी यूपीडी करना हो ना, क्या होता है, यूपीटी होता है, सॉरी यूपीटी, यूपीटी के लिए अगर हम लोग देख रहे हैं, तो यूपीटी के लिए हम लोग छोटी छोटी वो डिब्बियां होती हैं यूरन की, वो इस्तेमाल करते हैं, और अक्सर फ्रूट भी उन्हीं डिब्बियों में भी यूज कर लेते हैं, तो उसका कोई नहीं, फ्रूट को हम किसी भी चीज में ले लें, बट ये है कि ख्याल रखें कि वो जिस चीज में हम लोग लें वो मतलब वो बिल्कुल वो कंटेमिनेटेड फ्री हो, वो जो भी चीज हम लोग या हाँ जी, वो कंटेमिनेटेड फ्री हो, और वो प्लास्टिक में हो। ये ना हो कि आप किसी और बर्तन या किसी तरह की चीज में वो चीज डाल रहे हैं, कुछ इस तरह का मतलब यूज करें। आप कोशिश करें कि प्लास्टिक की इस्तेमाल करें, और कंटेमिनेटेड फ्री हो वो, और कवर्ड हो फुली, ठीक है। इसका स्पुटम होता है, उसको भी इसी तरह प्लास्टिक की डिब्बियों में हम लोग लेते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो फिर बॉटमी का पार्ट है। अगर कुछ रह गया हुआ तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगी। समझ आइए सब बच्चों को, रिपीट कर दूं? जी मैम, ओवरव्यू दे दें एक बार। सबसे पहले भी मैंने बताया आप लोगों को फिलबॉटमी क्या होती है, फिलबॉटमी करते कैसे हैं, और उसके बाद उसके डोमेन्स क्या है, स्पेशल फिलबॉटमी भी होती है। उसके बाद अब इसमें बहुत सारी डोमेन्स अभी आती हैं, मैं अब आप लोगों को वो सारी करवाऊंगी तो 2-3 घंटे लग जाएंगे। बच्चों का सैंपल कैसे लेते हैं, बच्चों का सैंपल लेने का तरीका और होता है, उनकी जो छोटे बच्चे हैं उनकी ये जो पाँव होता है, यहाँ से सैंपल लिया जाता है, जो न्यू बॉर्न होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कुछ रह गई हैं, जो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कवर करवा दूंगी। अच्छा, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि 8 लेक्चर में मैं सारा कवर करवा दूं आप लोगों को, लेकिन अभी आपका टाइम जो है वो बिल्कुल ओवर हो चुका है, नेक्स्ट क्लास भी होगी किसी की। अच्छा, उसके बाद हाउ टू प्रिक का सैंपल, रिस्क और प्रिकॉशंस बताइए, मैंने फैक्टर्स बताए हैं कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन मैंने दी कि फ्लेबोटमी जो है वो बेसिकली होती क्या है कि नीडल्स के जरिए हम लोग ब्लड लेते हैं फ्रॉम अ वेन, तो उससे हम क्या बोलते हैं, फिलबॉटमी। फिलबॉटमी का मतलब ये भी होता है कि प्रिक करना, एक ब्लड सैंपल प्रिक करना, ठीक हो गया। वेन्स में से लिया जाता है, मोस्टली जो है वो आर्म से लेते हैं, लेकिन अगर आर्म से नहीं वेन मिल रही तो हम लोग हाथ से लेते हैं, और हाथ में भी जो वेन्स हमारी प्रोमिनेंट हो रही हैं, जो स्लिपी या प्लास्टिक टाइप नहीं है, जो वेन्स स्लिप नहीं हो रही, उन वेन से हम लोग बिल्कुल नहीं लेते। वो वेन्स जो कि अपनी जगह पे बिल्कुल एडजस्ट होती हैं और वो फिल्प करने पे फील भी होती हैं, और उनसे हम लोग लेते हैं। और फिल्प हम तब करते हैं जब टॉर्निकेट बांध लेते हैं और मुट्ठी हम बंद करवा लेते हैं, अंगूठा अंदर की तरफ होता है और आपकी 4 उंगलियां जो है वो बाहर की तरफ होती हैं। उसके बाद मैंने बताया कि प्रिकिंग बेसिकली क्या होती है, फिर मैंने बताया कि प्रिकिंग के दूसरे 2 नाम भी हैं जो मैंने यहाँ पे राइट कर दी हैं, आप लोग इनको एक दफा पढ़ लेना। इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज किए जाते हैं, सिरिंज यूज की जाती है। उसके अलावा बटरफ्लाइज यूज करते हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट उनका अपना सेटअप होता है। अच्छा जी, ओवरऑल सिरिंज जो होता है 5 cc होता है, ठीक है, और ये डिपेंड करता है
और जो बटरफ्लाई है उसका कोई नहीं होता, उसके ऊपर मेंशन नहीं होता, लेकिन आप वाइल के थ्रू आप देख सकते हैं कि वाइल में आपने कितने सीसी जो है वो लेना है। ओके, फिर मैंने बताया कि जो रैंडम ब्लड शुगर है वो कैसे लेते हैं हम। एक तो हम लेहारमू लेते हैं, ठीक है, 3 cc टू 2.5 cc टू 3 cc जो है वो कम से कम 2.5 और ज्यादा से ज्यादा जो है वो 3। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद मैंने बताया कि जो हमारे पास थेराप्यूटिक फ्लेबॉटमी है उसमें डिफरेंट डिजीज हो जाती हैं, जिसमें क्रोमैटिक ही बोलते हैं, टॉसिस बोल रहे हैं आप। उसके बाद हमारे पास पोलिकैथीमिया वीरा, सिकल सेल एनीमिया हो गया, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज हो जाती है इसमें, और पोरफायरी, ठीक है, पोरफायरी ये आ जाती हैं। और इसके अलावा ये 5 हैं, ये आप लोगों ने, इसका मैंने क्वेश्चन दिए हैं 2 आप लोगों को। एक क्वेश्चन क्या था, डेफिनेशन, इनकी डेफिनेशन इंट्रोडक्शन आपने देना है, और उसके अलावा मैंने दिया था डेफिनेशन व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन डायबिटीज एंड किडनी फंक्शन, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया है कि स्पेलिंग लिखें, VENI PUNC VENI नजर आ रहा है, पंक्चर। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद मैंने बताया आप लोगों को कि डिफरेंट टाइमिंग, हर सैंपल की टाइमिंग डिफरेंट होती है, कुछ 8 से 10 घंटे की भी होती है, कुछ 8 से 12 घंटे की, कुछ 2 घंटों बाद सैम्पलिंग होती है, कोई 3 और बार, मतलब ये मतलब डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट टाइमिंग होती है कुछ सैंपल्स की, ठीक हो गया। उसके बाद हाउ टू प्रिक अ सैंपल, मैंने इसमें आप लोगों को चीजें बताई हैं कि कौन कौन सी आ जाती हैं, रिस्क फैक्टर भी बता दिए, सारा कुछ प्रिकिंग नेक्स्ट लेक्चर में करके दिखाऊंगी किसी की, ठीक है, या वीडियो आपको जो है ना वो सेंड कर दूंगी बना के। तो आज का लेक्चर समझ आ गया सब बच्चों को?